अच्छा, कंपनी की बात अगर की ऐसे फोर्ड चली गई है, होंडा का क्या लग रहा है? मतलब सेल्स इनकी भी मतलब ऐसी है, वो अगर इको स्पोर्ट एंडेवर बेचकर खुश थे तो ये भी अमेज और सिटी, ये भी अमेज और सिटी बेच क्या लगता है होंडा? वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमारे पास होंडा ब्रियो नहीं है, एक्चुअली ये अमेज है और हमारे भाई की है। अमान भाई, आप इनको जानते होंगे, कई सारी वीडियोस में ये हमारे साथ रह चुके हैं, काफ़ी पुराने से हमारे ये प्रीमियम सब्सक्राइबर है एक तरीके से। और आज इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हमें देना है। वैसे तो हम ओनरशिप एक्सपीरियंस करते नहीं हैं, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ी से या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो उसमें कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं। लेकिन भाई ने कहा है हम एक अपना जेन्युइन ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई से पूछते हैं कि होंडा अमेज ही क्यों, डिज़ायर, और उस टाइम पे तो 2013 की ये गाड़ी है, ऑलमोस्ट 8 साल इसको पूरे हो चुके हैं और धरती के 3 चक्कर ये आराम से लगा चुकी है। मतलब 1,20,000 किलोमीटर आराम से चल चुकी है, कोई इश्यूज़ अब तक नहीं आए हैं। तो डिज़ायर क्यों नहीं ली? उस टाइम पे तो गरम समोसे हो रखे थे कि जिसको गाड़ी लेनी है डिज़ायर ही लेनी है। भाई सबको समोसे ही बट रहे हैं तो आप कचौड़ी क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, तो यही तो आज के भी डेट में आप देखिए तो डिज़ायर कुछ ज़्यादा ही है मार्केट में। हाँ, डिज़ायर तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब एक जगह फैक्ट था कि हर जगह मारुति सुजुकी की गाड़ी हर 2 सेकंड पे एक बिक जाती है। तो तब ये नई गाड़ी थी, होंडा का पहला डीजल इंजन था, तो एक लीप ऑफ फेथ लेकर के ले ली गई और चॉइस अच्छी रही मतलब की है। मन में ये नहीं आया कि एकदम न्यूली डेवलप्ड इंजन है, होंडा शुरू से पेट्रोल बनाती आई है, दे हैव बीन नोन फॉर देयर वीटेक्स, लेकिन ये एक डीटेक था, तो ऐसा दिमाग में आया नहीं कि बस चांस लिया है। जैसे कि वही कहा, एक लीप ऑफ फेथ लिया और होंडा पे इतना भरोसा था, जापानीज हैं, अब जब पेट्रोल से डिसअपॉइंट नहीं करा तो डीजल से क्यों ही करेंगे। बाकी तो कुछ चीज़ें हैं जो आगे बताई जाएंगी जैसे जैसे आप सवाल पूछेंगे। और कंपटीशन में कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? मतलब ये था कि कॉम्पैक्ट सेडान ही लेनी है या हैचबैक का भी मन था? कॉम्पैक्ट सेडान थी। इससे पहले सबसे पहली गाड़ी हम लोग की मारुति सुजुकी ज़ेन थी, बेस मॉडल थी। और फिर उसके बाद एक वैगन आर है जो अभी भी है। तो ये तो एक है कि एक फैमिली में एक मारुति रहनी है, तो वो चीज़ है, तो ट्रेडिशन है। हाँ वो है। तो एक ये था कि अब थोड़ी बड़ी गाड़ी ली जाए, भाई थोड़ा लंबा चलना भी हो गया था शुरू, मतलब ये था कि अब कुछ बड़ी लेनी है तो इस पे लिया गया। जो इसके कॉम्पिटिटर्स में देखा जाए तब शेवरले ने अपनी नई गाड़ी निकाली थी सेल, तो हम लोग वो सेल देख रहे थे और ये थी मारुति सुजुकी। सेल में भी वही 1.3 मारुति वाला इंजन था, फिएट सोर्स, सेम टू सेम वही फिएट वाला इंजन। अच्छा, फिएट वाले इंजन की बात है, मेरे ख्याल से आपने वो फिएट वाला इंजन भी चलाया होगा, तो उससे और इस 1.5 ID टेक में क्या डिफरेंस लगा, या क्या बेहतर है, या उसमें क्या बेहतर है, ऐसा कुछ डिफरेंस? बेहतर का ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दोनों में मेजर डिफरेंस है कि उसमें एक टर्बो लैग आपको प्रॉपर पता चलता है। इसमें ये है कि लीनियर, मतलब आपको एकदम 0.0 से भी आपको प्रॉपर टॉर्क हर गियर में मिलता ही मिलता है। उसमें ये है कि क्योंकि उसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा है तो उसमें ये है कि आपको डाउनशिफ्ट नहीं करना पड़ता। इसमें ये है कि जैसे अगर आप हाईवे पे हैं तो आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ अब गियर पे नहीं ले रहा है तो एक बार डाउनशिफ्ट करना पड़ता है। बाकी इस डीजल इंजन का ये है कि भाई माइलेज के लिए जाना जाता है तो माइलेज तो कितनी माइलेज दे रहा होगा ये, मतलब माइलेज सिटी हाईवे मिक्स दोनों कंडीशंस में? मिक्स करके भी 22 से 25, जब भाई कंप्लीट क्लेम से ज़्यादा निकाल लेते हैं। कंपनी क्लेम करती 25.8, तो 25.8 भी निकाला है, 32 भी निकाला है, इतना है। तो मतलब आज अगर डीजल 90 रुपए है तो उस हिसाब से इकोनॉमिकल है, फिर भी इसको मतलब फिर छोड़ने का मन भी नहीं करता। अब 8 साल हो गए तो भी लगता है कि माइलेज दे रही है, अच्छी बात है। एक चीज़ ये है कि डीजल है, होंडा है, चलो रिलायबिलिटी है, मेंटेनेंस का क्या इसका रहता है? मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी कम है भाई, एवरेज है, लेकिन तब भी कम ही पड़ती है। मतलब मेंटेनेंस जो है वो डिसेंट है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत डिसेंट नहीं लेकिन एवरेज है। मतलब आप बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं, क्योंकि पार्ट्स वगैरह ख़राब जल्दी इसके होते नहीं है, रिलायबिलिटी के मामले में। हाँ, तो वहाँ पे कॉस्ट बच जाती है। एक चीज़ और इसके साथ ये है कि उस टाइम पे कोई ऐसी फन टू ड्राइव वाली सेडान नहीं थी मार्केट में। फोर्ड एस्पायर थी, लेकिन वो 2015 में आई थी। 2015 में आई थी, तो उस टाइम पे कंपटीशन में डिज़ायर थी, अमेज थी, और वो जो सेल थी, और शायद से इंडिगो वगैरह थी, लेकिन उन पे कोई इतना, हाँ,
फिएस्टा तो लेकिन इससे बड़ी थी ऑब्वियसली। मतलब सीडान की अगर बात करिए तो मतलब तब ज़्यादा फिएस्टा क्यों नहीं ली? हाँ, फिएस्टा प्राइस लगभग इसी के आसपास रहता। प्राइस इसी के आसपास था, लेकिन अब वो फिएस्टा तब नहीं बनी क्योंकि हमारे जो फूफा जी उनके पास तब फिएस्टा थी। अच्छा, फिएस्टा वो रख चुके थे, तो अब उस पे उतना नहीं। पुरानी फोर्ड के साथ लोग एक्सपीरियंस कुछ हाँ, खासा अच्छे रहे भी नहीं है। एक्सपीरियंस था, प्लस उसकी मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं भी था। मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरी गाड़ी थी, लेकिन मतलब कहीं कहीं पर जब वो पीछे हो जाती थी, जैसे उसकी सर्विसिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा थी, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती। अवेलेबिलिटी अब तो कंपनी ही चली गई है। हाँ, अच्छा, कंपनी की बात अगर की ऐसे फोर्ड चली गई है, होंडा का क्या लग रहा है? मतलब सेल्स इनकी भी मतलब ऐसी है, वो अगर इको स्पोर्ट एंडेवर बेचकर खुश थे, तो ये भी अमेज और सिटी, ये भी अमेज और सिटी क्या लगता है होंडा? ये जल्दी जाने वालों में नहीं है, क्योंकि इनकी सेल फोर्ड से तो ज़्यादा ही है। मारुति सुजुकी भले ही आज भी हरी धनिया, लेकिन ये भी कम्पीट कर रही है। अब अमेज कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेल्स कम होती तो हम एक्टिवा बेच के भी खुश हो जाते हैं होंडा वाले। एक चीज़ और इस कार के साथ अच्छी है कि इसकी जो डायमेंशन है वो पुरानी वाली डिज़ायर के बराबर ही है, आसपास ही है, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। आप इसमें 5 बंदे आराम से बैठा सकते हो। वो चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि होंडा ने इंटीरियर में ऐसी डिज़ाइनिंग की है कि आपके डोर ट्रिम्स, सीट्स थोड़े पतले हैं और वो स्कूप्ड आउट बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस मैनेजमेंट इस कार का अच्छा है। ब्रियो के साथ भी यही है। स्विफ्ट से छोटी गाड़ी है वो, लेकिन स्पेस ठीक ठाक आपको उसमें मिल जाता है। स्पेशली फ्रंट वाली रो जो है, जो आगे की 2 सीट्स हैं, उनमें आप जैसे इनकी हेल्थ अच्छी है, इनके फादर की हेल्थ भी अच्छी है, तो लेकिन इनके कंधे वगैरह आपस में रगड़ते नहीं हैं, जो कि वैगनार या दूसरी मारुति कार के साथ हो जाता है। समझ लीजिए दो एकदम पास बैठे हुए तो हैं। वो चीज़ है। वैसे ऑन रोड कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ऑन रोड हमको तभी पड़ी थी 9 लाख के आसपास। ठीक है, सेकंड टॉप वेरिएंट है उस टाइम पे, और सेकंड टॉप वेरिएंट के होने के हिसाब से इसमें सेफ्टी के फीचर्स 2013 में थे। ABS EBD होंडा में डीजल के साथ स्टैंडर्ड आता है, जो कि अच्छी चीज़ है। उस टाइम पे तो एक ऑप्शनल फीचर होते थे ये, मतलब अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हैं उसमें भी आपको ऑप्शनल वेरिएंट लेंगे तो आपको ABS EBD एयरबैग्स वगैरह मिलते थे। इसमें आपको बेस वेरिएंट में भी डीजल की जितनी भी लाइन थी होंडा में इसकी, उसमें आपको ये चीज़ मिलती थी, अच्छी चीज़ थी ये। ABS वगैरह ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। ब्रेक लगाना भाई हमारे पास वैगनआर है, उस पर कॉन्फिडेंस हमको ब्रेकिंग पे एकदम नहीं आता है, क्योंकि उसमें ABS नहीं तो ये भी डर रहता है कि लॉक हो जाएगी। अब लॉक भी नहीं होने देना, ब्रेक भी लगाना है। इसमें ब्रेकिंग प्लान करनी पड़ती होगी उसमें। ब्रेकिंग प्लान करनी पड़ती है, इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़ी कई बार, जैसे शहर के अंदर या हाईवे पे, तो कंट्रोल्ड गाड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि मतलब आप हड़बड़ा जाए, ये वाली चीज़ रहती है। चलो, पॉजिटिव्स तो हो गए, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। कुछ ऐसी कमी है कि जो आज खलती हो कि भाई ये चीज़ तो एटलीस्ट 9 लाख रुपए में उस टाइम हमने दिए हैं तो होने चाहिए थे। भाई भले ही चलिए हम मान लेते हैं कि पहला इंजन था, लेकिन उस हिसाब से भी उनको रिफाइनमेंट करके देना चाहिए था। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उस 2013 में भी उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में एक इंजन निकाल दिया था कि हमको मार्केट ग्रैब करनी है, इसलिए उन्होंने जल्दी में निकाल दिया। तो थोड़ा रिफाइंड होती तो अच्छा लगता। और भाई सेफ्टी फीचर की जैसे आपने बात करी, तो भाई सेकंड टॉप मॉडल है, एक एयरबैग तो दे ही देते, एक भी एयरबैग नहीं है। फिर भी चलो ABS दे दिया, उस टाइम पे तो ये ऑप्शनल फीचर्स थे, दिया एटलीस्ट, चलो एक स्टेप था कि हाँ हमने सेफ्टी की ओर बढ़ाया है। बाकी वही मेन तो इंजन रिफाइनमेंट सही थोड़ा है, और बाकी रिलायबिलिटी तो हमेशा रही है। तो नेगेटिव में कुछ ही है, लेकिन पॉजिटिव में ज़्यादा है। कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार कंपटीशन में इतने ही प्राइस में इतने ये चीज़ मिल रही है, एटलीस्ट हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए थी। जैसे डिज़ायर वगैरह में आपको इन्फोटेनमेंट थोड़ा बेहतर मिल जाता। उसमें ये था कि भाई डिज़ायर में उस टाइम पे भी आज भी वो ज़्यादा फीचर रिच कहे जा सकती है। 2013 के हिसाब से इसमें मतलब बहुत स्टैंडर्ड ही गाड़ी लगी, मतलब कि हाँ भाई बेसिक फीचर्स हैं सिर्फ। हाँ, अब जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्लूटूथ नहीं है। अब अगर भाई सिंपल सा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो उसमें कुछ चीज़ें दे सकते थे भाई, जैसे कुछ कंट्रोल्स और दे देते, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बना देते, या फुल स्क्रीन ही दे देते। चलो, इसमें तो 2 सिस्टम आता है, लेकिन वही है ना कि ब्लूटूथ एक ऐसी चीज़ है जो फ़ोन उठाना, काटना या अपने फ़ोन के साथ गाड़ी को कनेक्ट करना, ये एक बेसिक चीज़ थी, वो चीज़ इसमें भी नहीं है। हम भी वो चीज़ फील कर सकते हैं, सेम गाड़ी एक तरीके से हमारी भी, उसमें भी ऐसी कोई फीचर्स नहीं है, तो एक्सटर्नली ब्लूटूथ लगाना पड़ता है। और उसमें एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि इसका जो USB वाला है उसमें ब्लूटूथ का डिले है,
मतलब अगर आप ब्लूटूथ का कोई एक्सटर्नल USB टाइप की कुछ चीज़ लगाते हो तो वो 5 सेकंड लेट रिस्पॉन्ड करती है, तो आप फ़ोन वगैरह नहीं उठा सकते इसमें, तो वहाँ पे एक डीमेरिट है। और कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें कि अगर आप किसी को आज की डेट में ये गाड़ी लेनी हो, सेकंड हैंड मार्केट में तो बहुत मिल जाएगी, क्योंकि एक तरीके से होंडा की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी यही है, सिटी से भी ज़्यादा ये बिकती है कहीं ना कहीं। तो क्या सजेशन रहेगा कि डीजल अमेज़ आज प्रेफर कर सकते हैं? सेकंड हैंड मार्केट में अच्छे प्राइस में मिल जाएगी आपको, अच्छी कंडीशन में भी मिल जाएगी, 3-4 लाख के आसपास आपको बहुत आराम से मिल जाएगी ये। तो क्या आपका वो रहेगा इस पर टेक? इसमें ये कहना चाहेंगे कि भाई डिज़ायर कुछ ज़्यादा ही मार्केट में है। अगर आपको कुछ अलग लेना है जिसमें आपको फीचर्स भी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, एक सेफ्टी का सेंस चाहिए, तो आप अमेज ही प्रेफर करिए। चाहे सेकेंड हैंड में आप ये वाली लीजिए, चाहे जो अभी आ रही वो लीजिए। भाई इसका माइलेज भी डिसेंट है, जो कंपनी क्लेम करती है वहाँ तक दे देती है। और सेफ्टी फीचर में मतलब ये है कि बिल्ड इसकी स्ट्रॉन्ग लगती है। जैसे अगर आप डिज़ायर लेके जाते हैं, उसके एक्सीडेंट की वीडियोस आप कुछ देखिए, कुछ भी देखिए, तो उसमें ज़रा सा कुछ हुआ लिफाफे की तरह फोल्ड हो जाती है। इसमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ शायद बच जाएंगे। तो कुछ चीज़, यही सब चीज़ें मतलब इसको एक प्लस पॉइंट बनाती हैं डिज़ायर के सामने, जो इसका सबसे बड़ा राइवल है। अब वो अलग बात है कि आज भी वो बिके जा रही है। अब डिज़ायर की लगभग आधी सेल आज भी अमेज़ करती है, तो वो सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि इसकी सीटें भली पतली हों, लेकिन वो कंफर्टेबल बड़ी हैं। उनमें आप लंबार सपोर्ट ले लो, अंडर थाई सपोर्ट ले लो, स्पेशली फ्रंट वाली। आप लॉन्ग मतलब ऐसा है कि अगर आप उसमें बैठ के चला रहे हो तो एक तरीके से ये किलोमीटर खाने वाली गाड़ियाँ हैं। माइलेज अच्छा है, आप चलते चले जाओ, कंफर्ट काफ़ी रहेगा, थकान आपको फ़ील नहीं होती है। अच्छी है मतलब इस बार में कि आप लॉन्ग ट्रिप भी आराम से इससे 200-400 किलोमीटर सीधे चला सकते हो बिना रुके। तो बस यही है फ़िलहाल होंडा अमेज़ डीज़ल आई डी-टेक। चलिए इसे थोड़ा सा चला के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें डी-टेक किक इन होता है, क्योंकि वी-टेक तो हमारे में किक इन होता है। चलते हैं। उसमें केस में ना तो उतनी अच्छी तो रिकॉर्डर से क्लच कितना हैवी है, वही तो कह रहे हैं, तभी तो तुम लोग को क्लच समझ में नहीं आता है। ओके तो चलिए, आई होप व्यू वगैरह ठीक हो इसका। एक बार चेक अगर कर लें, बेल्ट लगा लो। माइलेज अभी जो दिखा रही है एक 20.1, जो कि हम शहर में ही चले हैं। क्लच अपेरेंटली बहुत हैवी है इसका। इंजन नॉइज़ तो वैसे अंदर आती है, आई फील कि इसके रिकॉर्ड मतलब ऑडियो में भी आ रही होगी। क्लच थोड़ा सा काफ़ी हैवी है और गियर शिफ्ट भी वो उतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा क्लिक वाला हिसाब है कि हाँ अब लगा। ब्रेक्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रियो के ब्रेक इससे थोड़े बेटर हैं, पता नहीं क्यों। वो मतलब इसका ब्रेक का ट्रेवल थोड़ा ज़्यादा है ABS की वजह से, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की। टॉर्क तो अभी बहुत गजब का आता है, अभी भाई लेके आ रहे थे, और टॉर्क जो पीछे से चिपकाती है ना, ये बहुत ही बढ़िया आता है। और हाँ वोकल तो है गाड़ी, हाई रेंज पे रहता है कि मतलब पार करती है तो लगता है कि अब जो है स्टीयरिंग में ऐसा ही तो जैसी मेरी गाड़ी का। अच्छा, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा हैवी है वो इसलिए हो सकता है ना, क्योंकि मतलब ये शायद से हाइड्रोलिक है, ये हो सकता है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है इसका। क्लच हैवी है, अगर आप ये चीज़ तो इसमें आपको मिलेगी। क्लच वगैरह इसको मतलब ट्रैवल भी ज़्यादा है क्लच का, पेडल का, और वो भारी भी है। तो अगर आप ट्रैफिक में बार बार ये चीज़ करते रहेंगे तो घुटने दर्द कर जाते हैं, घुटने दर्द कर जाते हैं ये है। लेकिन जब माइलेज वगैरह की बात आती है तब तो फिर ये सब चीज़ थोड़ा सा सहन हो सकती है। 20-24 आराम से, कुछ तो ये शहर का दिखा रही है। कुछ कंडीशंस में तो इसने भाई ने जैसे बताया कि 32 भी दिया है, तो इतना तो बाइक्स माइलेज नहीं देती हैं, कुछ तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। बाकी लग तो वैसा ही रहा कि हम अपनी डीजल ब्रियो चला रहे हैं एक तरीके से, हॉर्न वगैरह सब वैसा ही है। एसी का बता सकते हो, एसी हाँ, इंजन बड़ा है ना इसका, तो एसी जल्दी कूल करता है। और ब्रियो के साथ मैंने एक लोग का और रिव्यू भी देखा था, ओनरशिप एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा था कि उसका इफेक्टिव एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम है। वो चीज़ इसमें भी है कि मतलब इसमें कह रहा हूँ, मेरी ब्रियो के साथ भी है कि एसी की इफेक्टिवनेस कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। ब्लोअर की स्पीड तो उतनी है, लेकिन जो कूलिंग इफेक्टिवनेस है, मतलब जो इंटेंसिटी है कूलिंग की, वो इसकी बेहतर है।
आने वाली जनरेशन्स के साथ इन्होंने क्या किया ना, होंडा की जब इसी में भी प्री फेस लिफ्ट आया था, जो अभी आ रही है उसके जस्ट जो प्री फेस लिफ्ट मॉडल था, उसके साथ एनवीएस लेवल्स बहुत कम कर दिए थे इन्होंने, होंडा ने। सस्पेंशन हल्के से स्टिफर साइड पे है, लेकिन वो जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे रहेंगे तो वो वहाँ पे एडवांटेज भी देगा। पीछे वाला तो एकदम सेम है, वो भी उछाल देती है, ये भी उछाल देती है। स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक फोर्ड वाला मज़ा तो नहीं है, लेकिन टिपिकली मारुति कार से काफ़ी बेहतर है, अच्छा फीडबैक देता है। मतलब जितना आप इसको कमांड देते हैं उस हिसाब से ही आपको जजमेंट हो जाता है कि हाँ गाड़ी उतनी ही टर्न हुई है। एक बार टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं इसका कि कैसा है। टॉर्क मतलब इनिशियल अगर आप देखो, मैंने क्लच मतलब एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है और सीधे क्लच पे गाड़ी है, बिना किसी उसके आराम से ये हो जाती है। आपको जैसे पेट्रोल कार्स के साथ थोड़ा सा एक्सीलेटर मैच करना पड़ता है, मैच इसमें करना ऐसा नहीं पड़ता है। है, रेव आपको मैच करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। स्टीयरिंग थोड़ा सा भारी है, हल्का सा भारी है, लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है ना क्योंकि उस गाड़ी में वाइब्रेशंस नहीं आती हैं, इसमें वाइब्रेशंस है तो उसलिए हो सकता है लग रहा हो कि भारी है। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। आई होप ये ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके थोड़े बहुत भी अगर काम आए हो तो ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप अमेज या ऐसी कोई प्री ओन्ड कॉम्पैक्ट सेडान देख रहे हो तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और कोविड अभी कंट्रोल में है, मास्क वगैरह लगाइए, इतना ज़्यादा फ्री मत हो जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बहुत होता है, क्या होता है कर देंगे अभी, आइए।